एसिड की स्टेबिलिटी देखेंगे और क्या देखते हैं, और क्या देखते हैं, हाँ हाँ प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर हमने देखा और मैंने फ्लिपिंग देखा, वो सिलेबस के बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए जो अच्छे से लोन पेयर दे दे। ज़रूरी नहीं है क्वांटिटी आप लोन पेयर हो, लोन पेयर ज़्यादा हो अच्छे बेस नहीं, जो अच्छे से दे दे लोन पेयर वही अच्छा बेस है। ऐसा नहीं लोन पेयर ऑक्सीजन के पास H2O के पास 2 है, अमोनिया के पास 1 है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? हाँ, तो आज हम लोग पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से डाल दीजिए। पेज नंबर जो बता देगी राधा, क्या है पेज नंबर? 268। लगभग 3 पेज हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। तो उसमें से जो निकल के आएगा वो आप लोग एक्सट्रैक्ट देखेंगे बस, ठीक। कहाँ देखना है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स देखेंगे हम लोग। कंडीशन है इसमें, गैसेस स्टेज में क्या होगा, एक्वस स्टेज में क्या होगा, और कहाँ कहाँ पढ़े। वैसे आप लोग पढ़े कितना है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन मतलब 3 डिग्री अमीन, टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन एंड अमोनिया, ये 4 हम लोग आज ऑर्डर पढ़ेंगे। तो क्या बता सकते हैं कि एक्वस मीडियम में क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर इंडक्टिव इफेक्ट उसमें दे दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन ये पूछे इन एक्वस मीडियम एंड ऑर्डर ऑफ अमीन्स, और उसमें ये भी मेंशन किया हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग क्या क्या देखते हैं एक्वस मीडियम में? अकेले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे होगा? नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाए तो एक्वस मीडियम में 3 चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि साल्वेशन इफेक्ट पढ़ेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, और क्या पढ़ते हैं? एच बॉन्डिंग। 3 चीज़ों के वजह से एक्वस मीडियम में अमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ हो वो ऑर्डर बदल जाता है। और बल्कि गैसियस में या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड गैसियस फेज में ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और यहाँ पे काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के वजह से आप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देन अमोनिया, ये ऑर्डर होता है, ठीक। ये हम लोग सारी चीज़ें चारों एक एक सबका इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या होता है, और क्या देख लेते हैं एक्वस में क्या होगा। और जब जो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि मेथिलेमीन हो और एथाइलेमीन, मेथेनामाइन और अमोनिया में, एनसीईआरटी में लिखा मेथेनामाइन अमोनिया में कौन बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? एथिल मेथिल। चलो आज पढ़ेंगे एथिल मेथिल भी। कुछ महक नहीं रहा है? कल से महक रहा है यार, महक नहीं, बदबू कर रहा है। कल मैं आया था फिर जैसे नीम उम सड़ा हो। फिनाइल गड़बड़ है क्या? हाँ, नीम जैसा ना लग रहा, फिनाइल नीम वाला आ गया, एंटीसेप्टिक। हाँ, हो सकता है कुछ उसमें फ्लेवर महक वाले। चलिए, इन गैसेस पहला पढ़ेंगे, बैठ जाओ। पहला हम पढ़ेंगे ए, किस में पढ़ेंगे? ए, गैसियस फेज में, ठीक। गैसियस फेज में अमीन का ऑर्डर इन गैसियस फेज लिखिए। ए में इन गैसियस मीडियम लिखिए, इन गैसियस मीडियम या गैसियस फेज दोनों, इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट पहली हेडिंग है।
बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, आप 1 डिग्री 2 डिग्री कल मैं डलवा ही दिया था उस पिछले लेक्चर में। इसमें इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या क्या होता है, कोई बताएगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या क्या होता है? बेंजीन है कि नहीं? बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, C6H6 और क्या ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब कैसे, अगर मीडियम आपका ना दिया हो, अगर मीडियम दे दिया हो तो आंसर अलग हो जाएगा, मीडियम दिया है तो आंसर अलग हो जाएगा। आप पहला हेडिंग जो पढ़ रहे हैं इन गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में हम लोग गैसियस फेज हो और क्या हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन दोनों में क्या स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, वो हम लोग ये वजह जानेंगे। इसके बाद रटना तो हम लोग कोड बनाएंगे, ठीक है। हम आज वजह जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ गैसियस फेज में क्यों ज़्यादा होता है। तो बेसिक फेज में हम लोग लिखे, पहले क्या लिखे, ऑर्डर लिखिए 3 डिग्री 2 डिग्री। पहले टर्सरी एमीन लिखिए, कैसे लिखते हैं टर्सरी एमीन? RCN होगा, अच्छा R 3 बार, एक लोन पेयर, और जो अच्छा लोन पेयर दे दे वही क्या कहलाता है? RNH, और क्या हो जाएगा? RNH2 और क्या हो जाएगा? अमोनिया। अगर हम गैसियस फेज में हो तो हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे? पहले आई इफेक्ट से भी आंसर हम दे सकते हैं। जो ज़्यादा इतना पता है कि प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बेसिक स्ट्रेंथ क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट वाले ही इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे सकते हैं, या तो बोल सकते हैं प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इतना हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वही हाल है कि यहाँ पे आपका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट। तो गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे ऐसे पूछ सकता है इन गैसियस फेज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन अमोनिया, ठीक है। अगर ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि हाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ होता है, आप रटे भी हैं 3 डिग्री वाले के बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये तो आपका असर्शन हो गया। वजह अगर रीजन जानने की कोशिश करना तो रीजन मेन आंसर क्या जाएगा? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट या ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा कि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो आंसर इसका रीजन क्या जाएगा? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। अगर गैसियस फेज में है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का? 3 डिग्री, यहाँ डालिए बेसिक, BS लिखो चल जाएगा ना। बेसिक स्ट्रेंथ एक कौन सी डिग्री है? 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री अमीन और 1 डिग्री अमीन देन 0 डिग्री। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे टॉप पे कौन जा रहा है? क्यों जा रहा है? क्योंकि गैसियस फेज में सब फ्री है, वहाँ पे कोई भी इफेक्ट लगने वाला नहीं है कि साल्वेशन की इफेक्ट लग जाए या बॉन्डिंग की इफेक्ट लग जाए। वो तो भाई कहाँ लगेगा? नॉन पोलर में क्यों लग रहा है? कि नॉन पोलर में आपको H मिलेगा, हाइड्रोजन भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, इसलिए उसका नॉन पोलर है। तो गैसियस फेज हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट, या तो ऐसे पूछ सकता है अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन CCl4। तो आंसर क्या जाएगा? बेसिक अमीन ऑफ स्ट्रेंथ ऑर्डर जो भी है इन एक्वस मीडियम। तो अभी हम पढ़ लेंगे, उसके बाद तब जान लेते हैं चारों का जो भी है, हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो ये कहाँ का आंसर हो गया? गैसियस फेज। तो 3 डिग्री 2 डिग्री इसमें ज़्यादा होता है कौन? ऑर्डर अगर हम बना ले तो क्या बनाएंगे? 3 डिग्री 2 डिग्री
देन 1 डिग्री फॉर 0। इसको कर लो डब्बे में बंद। ये कहाँ पे ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का? 3 डिग्री। वैसे हम लोग जब नहीं पढ़ते थे तो रटते थे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2, ये सब क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होते हैं। लेकिन हम लोग कंडीशन दे दे तो कंडीशन के अनुसार हमें याद होना चाहिए और कंडीशन के अनुसार ही हम लोग आंसर देंगे। जैसे कि गैसियस एंड नॉन पोलर है तो हमारा केवल एक ही इफेक्ट काम कर रहा है, वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे प्लस आई की इफेक्ट कितना लात पड़ रहा है? 3 लात पड़ रहा है। अच्छा वाला के बुरा वाला? सुधारने वाला, बुरा वाला नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो जितनी लात पड़ेगी उतना अच्छा बेस होगा। मतलब संवर रहा है ना ये। किसी कूट कूट के सुधारो तो संवरना बोलते हैं, मार मार के। तो ये किसका इफेक्ट पड़ रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट पहले गैसियस फेज में NCCl4 में। अभी नहीं चंद्रमा पे जाके लात मारना, उड़ जाओगे, क्योंकि वहाँ क्या होता है? हाँ, ग्रेविटी क्या होती है आगे। इसके बाद ये है, हेडिंग डालिए बी। बी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है बी में। चलिए हेडिंग डालिए बी। इन एक्वस मीडियम, हेडिंग है बी में, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। एक्वस का वर्ड पानी से है। जो एक्वस हिंदी इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले हैं, एक्वस मतलब हाँ जलीय। इन एक्वस मीडियम और इन एक्वस मीडियम और इफ मीडियम नॉट स्पेसिफाइड, इफ मीडियम नॉट स्पेसिफाइड, अगर मीडियम नहीं दिया है, अगर मीडियम कोई स्पेसिफाइड नहीं है या तो एक्वस है, दोनों ध्यान देने वाला बात है। अगर गैसियस पूछा तब तो आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया कि कोई मीडियम भी नहीं दिया है, जब आपके पास कोई मीडियम मौजूद नहीं, या तो कह दे एक्वस है या तो बोल दे मीडियम नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, मतलब कि कोई स्पेशल मीडियम नहीं दिया है, या तो एक्वस हो। गैसियस के एकदम अलग रखो, गैसियस हवा में है, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट केवल काम करेगा। लेकिन आपके पास मीडियम दिया हो, जैसे एक्वस मीडियम दिया हो तब। अगर मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है या मीडियम के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, जैसे मैं ऐसे ही क्वेश्चन फेंक दूँ कि आप अमीन, मैं तीनों चारों अमीन फेंक दूँ, आप ऑर्डर बता दीजिए, मीडियम नहीं दिया हूँ, तो आंसर इसी के अनुसार जाएगा। तब आप 4 चीज़ सोचें, सॉरी, तब आप लोग क्या क्या 3 चीज़ सोचेंगे। आप लोग क्या क्या सोचेंगे? 3 चीज़। जब मीडियम दिया था एक गैसियस, तो हमारे पास केवल 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री देन अमोनिया। लेकिन अब मीडियम दिया है या मीडियम नहीं दिया है, मीडियम दिया है एक्वस या तो मीडियम दिया ही ना, तब हम सोचेंगे 3 चीज़ें। उन 3 चीज़ों में सबसे पहले हम देखेंगे क्या? H हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा इफेक्ट देखेंगे साल्वेशन, कितना साल्वेशन पानी में है, एक्वस मीडियम है, हम साल्वेशन भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखेंगे। ये 3 कंडीशन हम लोग किस में देखेंगे? या तो मीडियम दिया हो या तो मीडियम कुछ हमको पता नहीं है। अगर गैसियस कह दे तो आंखें बंद करके 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आंसर मार के आएंगे। अगर रीजन पूछ लेगा ड्यू टू, तो आप बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन आपके मीडियम दिया हो, एक्वस मीडियम दिया है, और क्या दिया हो, हाँ कोई भी मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है कि हाँ यही मीडियम है, तब हम आंसर क्या मारेंगे? इन 3 के अनुसार आंसर देंगे। इन तीनों के रिजल्टेंट हम सोचेंगे, इन तीनों के बारे में सोच के ही रिजल्ट हम देंगे। अगर अन्यथा हम इन तीनों के बारे में सोच के रिजल्ट नहीं देंगे तो हम आंसर गलत करके आएंगे पेपर में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डाल देंगे? बी है। बी में अब स्मॉल ए लिखिए, बी में स्मॉल ए। पहला हेडिंग डालिए इन एक्वस मीडियम, सॉरी, पहला हेडिंग इंडक्टिव इफेक्ट्स। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट्स पहली हेडिंग, एक्वस मीडियम में इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट्स ब्रैकेट में लिखिए बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली BS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट। एक्वस मीडियम में हम पहले क्या सोचेंगे? ए में क्या सोचेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव
इफेक्ट। ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इसमें और कौन अच्छा कलर दिखता है जिसका कोई कलर ही ना हो? हाँ, जो कोई कलर ना हो। इसके बाद बी लिखे। बी में क्या लिखेंगे? कौन सा इफेक्ट? साल्वेशन। बी में क्या लिखेंगे? साल्वेशन। ब्रैकेट में एच बॉन्डिंग, सॉरी अभी हम जो बता रहे थे एच बॉन्डिंग अलग है, वो अलग नहीं, इसी साल्वेशन में, सॉरी साल्वेशन ब्रैकेट में एच बॉन्डिंग साल्वेशन। हिंदी वाले ये है साल, इसमें लगा मिला देना बेसन, हो जाएगा साल्वेशन। ठीक है, ब्रैकेट में एच बॉन्डिंग। ये कंडीशन दिया हो या कंडीशन एक्वस हो तब इतनी चीज़ें हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। सी लिखिए। सी क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ब्रैकेट में लिखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेयरिंग नहीं, स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़। और भीड़ भाड़ किसके वजह से? एल्काइल ग्रुप के वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस शॉर्टकट में लिखना है यस एच। क्या लिखूं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिवर्सली? हाँ, बेस के। अगर बेस की बात करें तो बेस क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो, हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट्स। आपने गैसियस में भी देखा इंडक्टिव इफेक्ट, और पानी में भी आप इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, दोनों का आंसर सेम जाएगा। जब आप गैस में हो, पानी में इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से अगर आ रहा है तब क्या देखेंगे? लगभग सेम होता। तो हेडिंग डाले ए में क्या डालेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। ए में क्या डालेंगे? इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंजुगेटेड एसिड। तो आपको ये भी पता है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेटेड किसका एसिड है? अपने बेस का एसिड है। तो अपने बेस का कंजुगेटेड एसिड है, दूसरे बेस का नहीं। तो बेसिक स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड था? कंजुगेटेड एसिड। अब कंजुगेटेड एसिड कैटायन बोलते थे कि एनायन? कैटायन बोलते थे। क्या बोलते थे? कैटायन। अब कैटायन बोलते हैं, हमारे पास सपोज मान ले क्या है? आर है, और ये क्या है? एन है। ये भी आर है, ये भी आर है, बाकी नैया पार है, लोन पेयर से। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी देखते हैं। अगर पानी में है तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमें सबसे पहले किस में तो बदल देना है? पानी में है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करा लो। कार्बोकैटायन बनेगा कैसे अगर पानी में है? तो इसका क्या कराओगे? क्या कराना है? पानी में क्या है? पानी में क्या है? तो इसका क्या कराओगे? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। अगर एक्वस मीडियम में आपसे पूछ रहा है, एक्वस मीडियम में इंडक्टिव इफेक्ट, पहले हेडिंग आप डाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जब इसको आप बनाए तो किस में बदल गया? ये किस में बदला है? आर एन, और क्या है? आर, और क्या है? आर, और क्या है? ऐसे हो गया प्रोटोनेशन, हो गया कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जब हो गया तो हमें पता है कि पॉजिटिव ए है, ये यहाँ से क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। ये भी यहाँ से देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या देगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही तो पॉजिटिव की संख्या क्या होगी? कम होगी। अगर चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई कार्बोकैटायन की, और स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। हमारा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेटेड एसिड की स्ट्रेंथ। अगर कंजुगेटेड एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में हम जान ले तो बेसिक स्ट्रेंथ अपने आप निकल जाएगा। इसका मतलब है जितना ज़्यादा कंजुगेटेड एसिड स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है प्रोटोनेशन होने के वजह से जो आज यहाँ प्रोटोनेशन मेन नहीं है, आज यहाँ प्रोटोनेशन होने के वजह से इंडक्टिव इफेक्ट जो प्लस आई काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, आज वही पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रलाइज करके कम कर रहा है। और कितनी बार कम कर रहा है, 3 बार कम कर रहा है। और सब में कितनी बार करेगा, 2 बार, फिर कितनी बार, 1 बार, फिर करेगा, कोई इफेक्ट नहीं। तो इसी तरह ऑर्डर हो जाएंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, क्यों फॉर्मेशन, क्योंकि कहाँ मीडियम है, एक्वस मीडियम, या तो मीडियम स्पेसिफाइड नहीं है। तो एक्वस मीडियम में वाटर है, प्रोटोनेशन वहाँ होने का चांस ज़्यादा है। तो ये प्रोटोनेशन होने के वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट इस पे लग रहा है, मतलब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन यहाँ पे आपका मेन वजह क्या था, क्या यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ था, गैसियस फेज में क्या प्रोटॉन थे, नहीं थे। गैसियस फेज में क्या पानी था, नहीं था। नॉन पोलर में क्या पोलारिटी वैसे भी नहीं है, तो पोलर सॉल्वेंट है ही नहीं, जैसे CCl4, जैसे बेंजीन में क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पे प्रोटोनेशन मेन आंसर नहीं जाएगा। बल्कि जब हम यहाँ सोचेंगे इन एक्वस मीडियम में, तो हम एक्वस मीडियम इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर दे सकते हैं कि अब यहाँ से इतना तो पता चल गया 3 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी, जो कंजुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी ऑर्डर आ रहा है तो 3 डिग्री के ज़्यादा आ रहा है। इन एक्वस मीडियम ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर किया जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन ठीक, तो ऐसे जाएगा। तो अब आप उसका देख लीजिए, लास्ट अमोनिया का देख लीजिए, आप अमोनिया का देख लीजिए, N इसका प्रोटोनेशन कराएंगे, कैसे बनता है, H N H H +4। यहाँ पे क्या H का कोई इफेक्ट लगता है, H को हम रेफरेंस एटम मानते हैं। लगभग इंडक्टिव इफेक्ट H का कितना होता है, 0। अगर इंडक्टिव इफेक्ट ही लगभग 0 है तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नीचे हम लिखे प्यार मोहब्बत से बेसिक स्ट्रेंथ क्या लिखेंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया लिखिए, या प्राइमरी एमीन लिख लीजिए। प्राइमरी एमीन का भी ऐसे बना दीजिए। प्रोटोनेशन करा देंगे ना सबका, कि मैं कराऊं प्रोटोनेशन सबका। अब RNH2 का प्रोटोनेशन करा दो अगर मन करे तो, बीच में ही करा दो, क्योंकि इससे बड़ा ही है भाई इसका। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ही +I इफेक्ट लग रहा है, क्यों, तो उससे तो कम ही स्टेबिलिटी है कंजुगेटेड। हम कंजुगेटेड एसिड बना के इसकी स्टेबिलिटी चेक कर ले। इसकी स्टेबिलिटी हमें चेक करने आता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, +I इफेक्ट। +I इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो R कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम होगा, और जितना पॉजिटिव का कंसंट्रेशन चार्ज का कम होगा, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज़्यादा। हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, चार्ज कम स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो हम लोग कंजुगेटेड एसिड बना के, बेस नहीं, बेस का कंजुगेटेड बेस नहीं, बेस का कंजुगेटेड एसिड बना के उसकी स्टेबिलिटी चेक करके हमें बता सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है। तो ये एक्वस मीडियम हम लोग क्या देखेंगे, 2 चीज़ें। एक्वस मीडियम में 3 चीज़ें देखा हमने। पहला देख लिया हमने इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम किया, प्रोटोनेशन होने के बाद। तो लिखिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाए, सबसे पहले किसका आया, 3 डिग्री का, फिर क्या आ रहा है 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री में 2 ठू बाद आर है ना जी, चलो 2 डिग्री का भी खींच दो। प्लस प्रोटोनेशन करा दो, तो क्या बन जाएगा,
आर आर एन H2 प्लस। तो यहाँ पे दो इफेक्ट पड़ रहा है ना, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक ही था, तो सबसे पहले तीसरा, दूसरा, फिर पहला, फिर अमोनिया, ये चार को हम लोग बना के देख लें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा। इन एक्वस मीडियम ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट आफ्टर प्रोटोनेशन, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन लिख लीजिए। तो हमें लगता है ये सफाई वाली सफाई सड़ा सड़ा के कर रही है क्या। खोल दें। मार दो, लाके मंगा दो। इन लोग, मैं आज बोला था चेयर लगा के दोनों लोग यहीं बैठोगे, और दोनों लोग गायब हो गए। ना मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है। मारो मारो, फ्रेशनर मांगो, बोलो यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसको कल मना करो। कल मैं आप ऐसे ही बदबू कर रहा था, हम कह रहे बदबू कर रहे, एक कह रहे नहीं परफ्यूम महक रहा है। लिखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ओनली ड्यू टू सॉल्वेशन। बेसिक स्ट्रेंथ अरे यार, बेसिक स्ट्रेंथ ओनली ड्यू टू सॉल्वेशन। बेसिक स्ट्रेंथ ओनली, केवल सॉल्वेशन के इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। केवल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अमीन का ऑर्डर। अमीन में क्या 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, देन अमोनिया। हम लोग अमोनिया के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग मीडियम, अलग अलग स्ट्रेंथ होगा। ये क्या यार, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, कम्बो पैक में बोला मनीष को मत लो, कम्बो पैक में अक्सर लोचा होता है। उधर आदमी नहीं है, इधर ही है। तब भी इतना, बस 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 करे, दूसरे दिन बचा के रखते हैं। क्या हुआ, अच्छा मिक्स कर ले, तुम मिक्स महक रहा है। चलो, क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ओनली ड्यू टू सॉल्वेशन। ठीक, ब्रैकेट में लिखे एच बॉन्डिंग, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एच बॉन्डिंग।
मूवी वूवी देखे तुम लोग? कैसी मूवी है? भावनाओं को समझो यार, यही तो आंसर है। मोबाइल चलाते हो? हाँ, नहीं, जो ट्रेंडिंग हो ध्यान में रखा करो। इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है? हाँ, गाना अच्छा है। देखो यार, मूवी की दुनिया अलग है। इसीलिए हम साउथ का ही देखते। अरे एक कर दो, एक हटा दो, हटा दो। चलो तुम्हारा दिल की बात रख लेते हैं। आज अमोनिया पानी में है ना? आज अमोनिया कहाँ है? आज अमोनिया पानी में है, और उसका क्या हो जाता है अमोनिया का? प्रोटोनेशन। अच्छा, वो हाइड्रोजन है। अरे ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर लो तो ना, नीचे आ गया। अब ब्रैकेट में क्या है? एच। अब हम बात करते हैं कि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है कि नहीं पानी में? और किससे बनेगा? आ नाइट्रोजन। सबका पहले पानी में है तो सबका क्या कराओगे? प्रोटोनेशन। सबका क्या कराना है? प्रोटोनेशन। अब ये पानी में आ चुका है, इसका भी क्या कराओगे? प्रोटोनेशन। इसका भी क्या कराओगे? प्रोटोनेशन। ये सब प्रोटोनेशन हो गया क्योंकि हमारे पास वाटर है। क्या है? वाटर है। अब बनना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपके पास क्या मौजूद है? ये उल्टा पानी है, ठीक है। कौन सा पानी है? उल्टा पानी है, चाहे सीधा पानी है तो पानी ना। मान लो इतनी बड़ी बाल्टी है, 1 साल का लड़का है, इस पानी में गया, उसी बराबर के लगभग बाल्टी ऐसे झांका, और ये पैर इसका उठा यहाँ चला गया, और पानी इतना ही था। सोचो क्या ऐसी घटना हो सकती है? जो टेबल बनाया है लड़का ना, उसका जो लड़का एक्सपायर हुआ अभी ऐसे ही हुआ है। 1 साल का लड़का था उसका, और बेचारा बाल्टी पानी भरा, पानी पूरा भरा भी नहीं था, इतने पानी था, वो गया झांकने और ऐसे इसका पैर उठा, इसी में चला गया, एक्सपायर हो गया। हाँ, सोचे कभी कभी घटनाएं अनएक्सपेक्टेड हो रही, सोच भी नहीं सकते। ये भी हम आपके दिमाग, जैसे मेरे साथ हुआ इस अनएक्सपेक्टेड घटना, ये भी अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्सपेक्टेड है, एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि प्रोटोनेशन पानी में है तो प्रोटोनेशन पहले करा दो, प्रोटोनेशन कराने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लो, उसी को बोलते हैं साल्वेशन इफेक्ट। साल्वेशन इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हम लोग दिखाते हैं? इस तरह दिखाते हैं। मतलब ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन भी है, आपके पास क्या है? पानी भी है। तो पानी का, अच्छा ये H2O ही है ना? ये H2O ही पढ़ोगे ना? हाँ, ये पानी ही है। तो सब में क्या चीज़? सब में पानी में क्या लगा दो? आग लगा दो। कुछ समझ में आ रहा है? अगर हम बोले पहले वाले में कितनी बार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? एक बार। आ? अरे अरे यार, लिख देगा क्या? क्या ये? अच्छा, तुम बोली थे, हम ध्यान नहीं दिए।
अभी क्या यहाँ पे भी पानी लगा सकते हो? क्या इससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ जहाँ क्या लगा दोगे? OH2। क्या यहाँ भी OH2 लगा सकते हो? क्योंकि यहाँ भी क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है? बॉन्डिंग जैसे बनता है वैसे बनाइएगा। एक और बन सकता है, अब सीधा इधर से सीधा H2O है, इधर से उल्टा H2O। क्या यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? हाँ, क्या ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? हाँ, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। क्या ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? क्या ये भी हाइड्रोजन बना सकता है? H से नहीं, ऑक्सीजन से। या इधर H2 कर दो और अच्छा लगेगा। देखिए, हम लोगों ने एक्वस मीडियम में एमीन का ऑर्डर देखा। पहला देखा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमने प्रोटोनेशन करा के प्लस आई इफेक्ट हमने देख लिया पहला। दूसरा हम लोग एक्वस मीडियम में देख रहे हैं कि ड्यू टू H बॉन्डिंग, या तो बोले साल्वेशन इफेक्ट, या तो साल्वेशन के वजह से अब इसका एक हर एमीन का साल्वेशन हो चुका है। हर एमीन का साल्वेशन हो चुका है तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाया जा रहा है? अगर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज अमोनिया के पास है तो आज जीरो वाला भी हीरो है। आज जीरो वाला भी हीरो है ड्यू टू साल्वेशन इफेक्ट। आज जो पानी में नहा चुका है कौन? अपना दोस्त अमोनिया, भले जीरो है लेकिन आज हीरो है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 3 डिग्री। अगर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम बन रहा है तो हम कंजुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम किस में दिख रही है? अगर कंजुगेटेड एसिड मीन्स कैटायन का फॉर्मेशन, पानी में जाते ही प्रोटोनेशन होने की वजह से कैटायन का क्या हुआ? डेवलप हुआ। कैटायन ही क्या कहलाता है? कंजुगेटेड एसिड। अगर कंजुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी हम जान ले तो हमें ये पता चल जाता है बेस की स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है साल्वेशन इफेक्ट होने के वजह से, मैक्सिमम हाइड्रोजन बनने के वजह से अमोनिया की स्टेबिलिटी जो होती है, या कंजुगेटेड एसिड ऑफ द अमोनिया की बात करें तो कंजुगेटेड एसिड ऑफ अमोनिया इज वेरी वेरी स्टेबल। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को बोलते हैं साल्वेशन इफेक्ट। इसका मतलब एक्वस मीडियम में दो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से देखे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर आया। दूसरे हम साल्वेशन इफेक्ट से देखने के बाद ये पता चला कि 1 जीरो भी हीरो हो सकता है, मतलब जीरो सबसे ज़्यादा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के अगर हम ऑर्डर बनाए, क्या बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर ये नहीं हो जाएगा? क्यों हुआ? क्योंकि मोर स्टेबिलिटी की हम बात करें यहाँ पे, साल्वेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना ज़्यादा हो गया, या इसकी पैकिंग कह सकते इतनी अच्छी, वैसे भी इतना बढ़िया दिख रहा है इधर इधर। तो चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्टेबिलिटी इसकी कार्बोकैटायन की बढ़ गई, जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि आज जीरो वाला पहले पे है, इसके बाद अमोनिया। तो ऑर्डर अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है पानी में ड्यू टू H बॉन्डिंग, आंसर क्या जाएगा? 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री आपका बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अरे कुछ नहीं, जितना H है उसको O से चिपका दो, जिसके पास जितना H है उतना OH से H2O से चिपका दो। तुम लोग कल प्रसाद मिला था ऊपर, खाने पीने नहीं मिला था? कहाँ हम बोले थे? किससे? हम कहाँ बोले थे? नहीं, मेरा अंतरात्मा बोला कि यहाँ से इतनी ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही है। खुशबू दीक्षित एक थी, महान हस्ती, तो क्या हुआ?
यहाँ की बुराई करने वाले कट कर दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी ना बुराई किया जाता। आप कोचिंग से निकलिए तो बुराई शुरू कर देंगे। नहीं, इसलिए नहीं लिया, अच्छा भी नहीं लगता। देखिए आपके माँ बाप भेजे यहाँ पढ़ने, कल को वही वीडियो का या फ़ोटो कोई वायरल कर दे कि हाँ आपकी बिटिया गई है वहाँ पे पार्टी करने, तो किसकी इमेज डाउन होगी। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करो, पार्टी शार्टी सब मिलती रहेगी। सिलेक्शन ले लो, हम रोज़ पार्टी देंगे। चलिए 3 डिग्री ख़त्म, 2 डिग्री सबसे टॉप पे कौन गया आज? तो ऑर्डर क्या निकल गया? बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकल के आया 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये अमोनिया है, ये क्या है? R NH2 है, ये क्या है? R2 NH है, ये क्या है? R3N। अरे इतना तो समझदार खुद ही हो, हम तो नहीं जानते तुम समझदार नहीं हो। चलो ठीक, ये डब्बे में है, डब्बे में ट्रेन है, ट्रेन में। चलिए इसके बाद आप किताब खोलिए, किताब खोलिए, लाइन पढ़िए। एनसीईआरटी की किताब, खड़ी हो जाओ राधा तुम। जहाँ पे मेथनामाइन है वहीं शुरू करो पढ़ने। अमोनिया और मेथनामाइन का जो ऑर्डर का किया है, अरे पूरा 3 डिग्री 2 डिग्री एमीन के लास्ट एकदम पढ़ो। तुम शुरू से पढ़ो, शुरू से। कहाँ शुरू करें? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन से शुरू करो। जिसकी आवाज़ बुलंद है वो शुरू हो जाए। हाँ खुशी, तुम खड़ी हो जाओ। ये CBSE बोर्ड है, इसको दे दो, ये अच्छे से पढ़ेगी। नहीं तुम अच्छे से पढ़ लो, दे दो किताब, दे दो। नहीं है इसके पास किताब, ये सब किताब लेस हैं, बुक लेस हैं। नहीं किताब लेस हैं। सुनो यार सब लोग, ध्यान से सुनो। ये तो सबको पता है, एसिड को क्या पसंद है, और बेस पसंद है, तो क्या बनाएगा? साल। सही बात है, जब NH से ट्रीट करेंगे तो फिर से आपको वही पेरेंट्स अमीन मिल जाएगा। आगे बढ़िए। ईथर हुआ, CCl4 हुआ, और क्या होगा? बेंजीन। ठीक, ठीक है, समझ में आया कुछ? आगे बढ़िए। अगर सॉल्ट बन गया डिजॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक मिनट, अमीन आर अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अमीन आर अनशेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब समझ रहे हो? अमीन्स आर ये शेयर्ड नहीं है, ये बॉन्ड बनाने में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसी का मतलब है इसका जो लोन पे अनशेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पेयर में है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन है पेयर में। अनशेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एनसीईआरटी लाइन पहले पढ़ो, इतना बढ़िया से लिखता है। अनशेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दे दे वही क्या कहलाएगा? बेस। लुईस बेस। हाँ लुईस बेस ही है।
ठीक है, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि लोन पेयर जो देता वही लुईस है बेस है। और लुईस बेस का हम डिफिनीसन हम लोग पहले भी जब वहाँ पढ़ रहे थे किस कौन सा टाइप ऑफ अटैकिंग रेजेंट पे। ठीक, आगे बढ़िए। ठीक है, आप के बी मैंने पहले भी पढ़ा चुका आपको, के बी वैल्यू देख के आप देख सकते हैं, पी के बी वैल्यू भी देख के कर सकते हैं। के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, ये हम लोग पहले से डिसाइड। आगे बढ़िए। तो वही तो हम लोग अभी बात किए, अगर पी के बी ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है, और के बी ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़िए। हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। बस करिए बस करिए बस करिए, इन्होंने ये बोला कि जो एलिफैटिक एमीन होता है नॉर्मल अमोनिया से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? ड्यू टू, बोल रहा है वही इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट। आगे बढ़िए। उस हटा दीजिए, सब वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं। आगे बढ़िए। रुक जाइए, अब देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे इन्होंने, जब मैं एरोमेटिक पढ़ाऊंगा तो इसका जिक्र करूंगा। फिलहाल जब अगर बात आई है तो हम बात करते हैं ये एरोमेटिक एमीन की बात करें तो यही है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो ये लोन पेयर, मैंने पहले भी बोला, जो लोन पेयर अच्छे से दे दे वही क्या है, अच्छा बेस। और हमने माइनस आई का ऑर्डर मैंने पढ़ा है टैब्ड, और वह टैब्ड हो गया। टी फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ए फॉर और पी फॉर फेनिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? ये फेनिल ग्रुप है। मतलब फेनिल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। क्या अच्छे से बेसिक स्ट्रेंथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोन पेयर जो इसका निकलने वाला था, अब वो लोन पेयर नहीं निकल रहा। अगर यहीं पे एलिफैटिक लगा होता तो एलिफैटिक क्या होता, इलेक्ट्रॉन को देता, लेकिन ये क्या है, माइनस, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये क्या करता, प्लस आई इफेक्ट। हो गया आपका एनसीईआरटी। आगे बढ़िए। डिस्क्रिप्शन, हाँ आगे बढ़िए। सब आप पढ़ चुके हैं, आगे बढ़िए। बस रुक जाए, मैंने अभी बताया कि आपको एच बॉन्डिंग साल्वेशन इफेक्ट भी आपको बेसिक अमीन के डिस्टर्ब कर सकता है, और क्या कर सकता है, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस साल्वेशन भी आपका इंडक्टिव हो गया, साल्वेशन हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से। अब आगे बढ़िए। हाँ आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए। हाँ क्या ये पढ़ चुके हैं हम लोग? जो कंजुगेटेड एसिड बनता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कंजुगेटेड एसिड में बन जाता है, और कंजुगेटेड एसिड जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा बेस होगा। जैसे आप पहला पढ़ लिए, आप इंडक्टिव इफेक्ट में साल्वेशन ड्यू टू साल्वेशन एंड स्टेरिक इंडेक्स अभी पढ़ाऊंगा, अभी बचा है वो। आगे बढ़िए। रुक जाइए, मैंने बोला कि मोर स्टेबल ऑफ द कैटायन, अगर कैटायन जितना स्टेबल होगा बेसिक एटम उतना ज़्यादा होगा। आगे बढ़िए। बस बस यही सुनना चाहते थे, अब पढ़िए बढ़िया से, यही लाइन मिस और अंडरलाइन करना है इसको। समझ में आया? अगर इंडक्टिव जो आर के इफेक्ट है वो और इलेक्ट्रॉन को पुश करता है कि दे दो दे दो, ठीक है, इसका मतलब है। हाँ और आगे बढ़िए।
समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। समझ में आ गया? एल्कान कहने का मतलब ये है, उन्होंने इसका कंपेयर किया, किसका कंपेयर किया? उनका कहने का एल्कानामाइन। ठीक, हम बात करते हैं ए, लो हम बात करते हैं, सपोज मान लेते हैं ये जो बात कर रहा है इसी की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है? अमोनिया का ना, NH3 मान लो। इन्होंने एल्केनामाइन को ऐसे डिस्क्रिप्ट किया है, वही डिस्क्रिप्ट, तो डिस्क्रिप्शन ऐसे किया उन्होंने बोला कि एल्केनामाइन का जो बेसिक नेचर होता है ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ लिखा है। और क्यों ज़्यादा होता है? ड्यू टू जो आपका प्लस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स और कर देता है, और इलेक्ट्रॉन इसके पास जो कमी थी और ज़्यादा आ गई, तो ये लोन पेयर अच्छे से दे देगा। अगर लोन पेयर अच्छे से दे देगा तो अमोनिया से बेसिक नेचर इसका अच्छा नहीं है। तो यही तो वर्ड बोला, यही निकाल के आपसे पूछ लेगा, NCERT की लाइन लिख देगा, आप फ्लैट हो जाएंगे बिना पढ़े। अब कर लेंगे, आगे बढ़िए। ठीक है, सही है, एल्केन ग्रुप बढ़ेगा तो इसीलिए एल्केनामाइन बोला है यहाँ पर। और ये कहाँ पे फॉलो होता है? गैसियस फेज में। गैसियस फेज में ये फॉलो होता है कि जितना एल्किल वाला ग्रुप लगा होगा इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 3 डिग्री 2 डिग्री देन, ये हमने पढ़ चुके हैं। आगे बढ़िए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इन गैसियस फेज में। कहाँ पे गया? हाँ, यही हम लोग अभी जो लाइन लिखा है इसमें NCERT में हूबहू यही वर्ड है कि नहीं? यही वर्ड, तो NCERT साथ में चलता रहेगा। आगे बढ़िए। अब इन्होंने क्या बोला कि जरूरी नहीं है। हाँ, आगे बढ़िए। नॉट ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आल्सो H, आगे बढ़ो। आल्सो बाय सल्वेशन, किससे हो रहा है? वाटर से। ठीक है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़िए। तो इसमें कोई डाउट हुआ यहाँ पे? सॉल्वेशन वाला ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अरे यार, तो NCERT रखो यार, ठीक है। ऑर्गेनिक जब तक चलेगी दोनों ऑर्गेनिक रखो, काली वाली भी ज़रूरत पड़ेगी, पीली वाली भी ज़रूरत पड़ेगी, तो काली पीली दोनों रखो। क्या काली वाली है ना? ब्राउन है, काली है? मान लो ब्राउन के बाद काली आएगी ना, हम लोग उसको काली NCERT बोलते थे। हम तो ऐसे ही बोलते, काली वाली NCERT है यार, दे देना थोड़ा। तो काली वाली मतलब वो ब्राउन वाली। तो ये कहाँ गया आपका? हाँ, ये यही वाली लाइन फिर से पढ़ना, तो ये वाली लाइन समझते? ठीक है, समझ में आ रहा है? साइज अगर कम है तो सॉल्वेशन ज़्यादा। ठीक, और एक लाइन पढ़ो, स्टेरिक हिंडेंस बचा ना अभी। अब आएगा आपका बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नज़ारा। समझ में आ गया? यही है। ठीक है, आगे बढ़िए। समझ में आ गया? गैसियस फेज में आपने क्या देखा? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर से जस्ट उल्टा है। अभी मिक्स भी आएंगे ना, अब मिक्स पढ़ाएंगे। अभी तो आपने 3 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन मिक्स अब पढ़ना इसके बाद। अब बस करिए, पढ़ा लो तब, अब पढ़ा लेने दो इसके बाद, अब मुझे पढ़ा लेने दो इसके बाद। चले अगली लाइन जो इन्होंने बोला कि एल्किल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो स्टेरिक हिंडेंस, हेडिंग डालिए। ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस, इसी में अभी नोट लिख दे, सॉरी,
इस वाले में, इसी वाले में जो अभी हम लोगों ने लाइन छोड़ा एनसीईआरटी का ना, अभी जो साल्वेशन में अभी खुशी पढ़ी है ना, एक लाइन पढ़ी है, तो इसको नोट करके लिख लेते हैं हम लोग। नोट लिखिए, नोट। अभी इन्होंने बोला कि मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या अमीन साइज अगर बढ़ रहा है तो साल्वेशन कम हो रहा है, तो वही लिख लो एक लाइन नोट। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस विथ साल्वेशन, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस बस, इसके बाद साल्वेशन। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस साल्वेशन डिक्रीज। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बोले तो ये एल्किल ग्रुप का बढ़ना ही स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता। पहले तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है ये जान लो। स्टेरिक हिंड्रेंस ये होता है एल्किल ग्रुप का बढ़ना ही क्या कहलाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है तो साल्वेशन कम नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस एल्किल ग्रुप के वजह से बढ़ गया तो साल्वेशन कम हो गया। ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि मोर सब्स्टिट्यूट जो अमीन है, हाँ जो मोर सब्स्टिट्यूट अमीन है वहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस ये डेवलप, साल्वेशन स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से साल्वेशन कम है। आपको दिख भी रहा है, ये काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 इधर 4 बार, मतलब साल्वेशन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से कम हो रही। लिखिए ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस साल्वेशन डिक्रीज। पूनम, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस साल्वेशन डिक्रीज। An inductive effect and inductive effects increase and inductive effect increase। दूसरी लाइन इसमें लिखी नोट में, when alkyl group is methyl, when alkyl group is methyl, अभी ये खुशी पढ़ रही थी यही लाइन। When alkyl group is methyl, then there is no steric hindrance। अगर ये जो R वाला ग्रुप है, अगर R वाला ग्रुप यहाँ पे मेथिल होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। एनसीईआरटी की लाइन इतनी बढ़िया से लिखा, वही फिर से लाइन एक बार पढ़ दो जो पढ़ रही थी। दे दी क्या दूसरे को, पहुंचा दे अपने गंतव्य स्थान पे। चलो वही लाइन पढ़ो। हाँ अब इसके बाद हाँ ये हो चुका है। ये तो पढ़ चुके हो, वो जो जहाँ छोड़े थे वहाँ से पढ़ो। बस रुक जाए, अभी यही लाइन मैं लिखवाया हूँ। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस तो होता है आर के वजह से, मतलब ये जो आर है इसके वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अगर यही आर अगर मेथिल ग्रुप हो CH3, अगर यही ग्रुप C2H5 हो तो अगर CH3 होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। तो ये एनसीईआरटी ने लिखा है, अच्छे से लिखा, तो हम लोग पढ़ भी लेते हैं इसको। तो अगले लिख, बैठ जाओ। आपने लिख लिया व्हेन द एल्किल ग्रुप इज मेथिल देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू H बॉन्डिंग। दिया है ना, 2H बॉन्डिंग, 2H बॉन्डिंग, नो स्टेरिक हिंड्रेंस 2H बॉन्डिंग। हम यही से समझ लेते हैं हम लोग। इनका कहने का मतलब एनसीईआरटी ये लिख रहा है कि अगर ये R ग्रुप, अगर R ग्रुप मेथिल हो तब तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? क्योंकि इसके देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ये बॉन्ड बना हुआ प्रेजेंट है,
ये सोचेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस सोचेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने ही ना दो, ठीक है। ये क्या सोचेगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम होंगे, ये बात क्लियर है। लेकिन किसके लिए लागू नहीं होते? मेथिल ग्रुप के लिए लागू नहीं होते, छोटकू ग्रुप के लिए लागू नहीं होते, इसके बड़कू ग्रुप के लिए लागू होना शुरू हो जाता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करते हैं, नहीं होने देते। वही एनसीईआरटी की लाइन है, वही हमने भी लिखाया है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू, किसके लिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, नो स्टेरिक हिंड्रेंस किसके लिए नहीं है? इसके लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? टू, यहाँ पे टू लिखा है एनसीईआरटी ने। नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू, नो स्टेरिक हिंड्रेंस एल्किल ग्रुप के लिए कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। किसके लिए नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो यहाँ पे एच बॉन्डिंग बनता है, इसके लिए मेथिल के लिए कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस शो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक ग्रुप लग जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाएगा, उसकी ऑर्डर अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए आर, यहीं से हम लोग इसी के नीचे लिख लीजिए। अगर आर क्या हो, ठीक है, तब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। तो मेथिल आपके पास है, में अगर बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, मेथिल वाले में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग आर, अगर मेथिल ग्रुप हो तो लिखिए, देखिए एथिल ग्रुप हो या मेथिल ग्रुप, अगर आर एथिल ग्रुप है तो हम दो चीज़ें सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दो को आगे कर लो, यहाँ भी दो को आगे कर लो, लास्ट में जीरो कर लो, ये अपना कोड है। जब कब? जब ऐसा कंडीशन हो तब। स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा मेथिल ग्रुप पे काम नहीं करता है। जैसे ही बल्कि ग्रुप लगेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप होने लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने लगेगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी आल्सो कम होने लगेगा। तो इसका मतलब हमें अब मेथिल ग्रुप के बात करें तो ये मेथिल ग्रुप क्या कहता है, मैंने पहले ही बताया था कुछ लोगों को, हे मिथाइल महाराज हमें कुछ मार्गदर्शन दो। तो मेथिल हमारा जो कोड है ना, कोड हमारे मेथिल में ही छुपा है। मेथिल मतलब मेरा ही नाम ले लो, तो मेथिल आज कह रहा है तुम ढूंढ कहाँ रहे हो, मेरे नाम में ही तेरा नंबर है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप मेथिल में ढूंढ क्या रहे हैं, मेरे नाम में ही तेरा नंबर है। अगर मेरे नाम में हे मिथाइल महाराज मुझे कुछ मार्गदर्शन दो कि इसमें क्या हम करें। तो मेथिल में मेथिल कह रहा है, मेथिल महाराज ये कह रहे हैं इतना काहे परेशान हो, मेरे नाम में ही तेरा नंबर है, अगर मेरे नाम को देख लो तो तेरा नंबर मिल जाएगा। अगर हम नाम की बात करें तो नाम इसका क्या है, CH3 है, ठीक है। मेरे नाम में कार्बन कितना, एक, हाइड्रोजन कितना, 3। तो यहाँ पे किसका ऑर्डर आ जाएगा, 1। दिमाग लगाना है, नहीं लगाना। अगर आपके एक्वस मीडियम में पूछ ले कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, आपको दे दे एल्केन और आपको दे दे मेथिल ग्रुप और एथिल ग्रुप, तो आंसर क्या आप मार लोगे? इतना पता है एथिल ग्रुप आएगा तो हमें 2 जीरो सबसे लास्ट में लिखना है, ये हमारा दिमाग पहले से क्लियर है। अगर मेथिल ग्रुप है तो 2 पहले, जीरो लास्ट में, बीच में ये मेथिल भी कह रहा है कि हे मेथिल महाराज मेरे नाम में ही तेरा नंबर है। अगर मेरा नाम का ही पूछ रहे हो, मेरा नंबर का ही पूछ रहे हो, तो मेरे नाम में ही तेरा नंबर छुपा है। मेरे नाम में अगर तेरा नंबर मिल जा रहा है, तेरा नंबर मतलब कि C फॉर 1 एंड H फॉर 3, तो 1 3 पहले आ जाएगा और इसके बाद इसका तो है ही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, इसका कोई दिमाग लगाना है नहीं। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा,
अभी भी एनसीईआरटी एंड एग्जामिनर का दिल नहीं भरा, इतने से भी मेथिल से भी नहीं भरा, एथिल से नहीं भरा, फिर दोनों को मिक्स करा देगा। अगर दोनों को मेथिल एथिल को मिक्स कर दे फिर ऑर्डर बताओ तो क्या बताओगे? तो उसमें भी लिखो, फिर उसका भी कोड बनाओ। डबल ई में एम, ऐसे लिखो, डबल ई में एम कैसे लिखना, ऐसे लिखो, डबल ई, ये है डबल ई में डबल एम। समझ में आया? नहीं समझ में आया, समझा दे रहे हैं। अच्छा ऐसे लिख रहे हो कहाँ रहेगा दही? ये कोड है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पहले तो मेथिल के लिए दे दिया, आपने झट से बोल दिया 2 डिग्री 3 डिग्री, हाँ 2 डिग्री, फिर क्या आएगा 1 डिग्री, फिर क्या आएगा 3 डिग्री, फिर 0 डिग्री मेथिल की कंडीशन में। लेकिन एथिल कंडीशन क्या है? 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री देन 0 डिग्री। लेकिन एथिल मेथिल को मिला दे, मिक्स कर दे, तब आंसर आपको पूछ ले तो कैसे याद रखेंगे? डबल ई में डबल एम, मतलब डबल ई में किसको खोज रहे हो? डबल एम। तो ऐसे करना, डबल ई में मतलब एथिल एथिल मेथिल एथिल मेथिल मेथिल। अब कोड बताना पड़ेगा क्या? चलो, एथिल सबसे ज़्यादा क्या होता है? 2 डिग्री, यहाँ पे लिखोगे 2 डिग्री, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे? 2 डिग्री के बाद एथिल में क्या आता है? 3 आता है, यही तो है। 2 डिग्री में एथिल आया तो 3। फिर मेथिल में क्या आएगा? पहले 2 डिग्री आएगा, तो मेथिल अगर दिया हो तो क्या लिखोगे? 2 डिग्री। फिर एथिल आ गया, फिर क्या लिखोगे? एथिल वाले के 1 डिग्री लिखोगे, तो 1 डिग्री इसको लिख देना। फिर मेथिल आ गया, क्या लिखोगे? 1 डिग्री। फिर मेथिल आ गया 3 डिग्री। कितना बढ़िया है बताओ। अरे कोड मत याद करो, नंबर याद करो, ऐसे नहीं। अरे क्वेश्चन बना हुआ आएगा तब देखना, ऐसा मत देखो। कहने का मतलब है कि ऐसे मिक्स कर दे जैसे कि ये मेथिल ग्रुप आर यहीं पे ले लो, हम इसको मेथिल मेथिल कर दे, सब मेथिल कर दे, मेथिल कर दे, मेथिल। इसी के बीच बीच में हम क्या भर दें? मेथिल का ग्रुप भर दें। फिर ऑर्डर उसमें कंफ्यूज होगा, यार पहले एथिल वाला 3 डिग्री है, किसका होगा, सब कंफ्यूज होगा। तो उसमें का एक ही कोड है, क्या कोड है? डबल ई में डबल एम। किसको खोज रहे हो? मिथिलेश को। कहाँ खोज रहे हो? एथिल और मेथिल में। तो डबल ई में किसको खोज रहे हो? मेथिल को। डबल एम, हम डबल एम नहीं है, सिंगल एम है। तो डबल ई में मेथिल याद रखना, ये आपका कोड हो जाएगा, कभी मत भूलना, भूलोगे भी नहीं। मेथिल ग्रुप आते ही सबसे पहले हमें पुकारना। किसको पुकारोगे? हमको पुकारना, मेथिल ग्रुप। मेथिल मेरे नाम में ही 13 नंबर है, तो मेथिल लिख लेना। मेथिल कैसे लिखोगे? ये मेथिल वाले ग्रुप है, हाँ, एक कार्बन तो एक, एच फार 3 तो 3 हो गया ऑर्डर। 2 जीरो को लास्ट में लिखो, बीच में 1 3 डाल देना। जब ऐसा कंडीशन आए तो मुझे पुकारना, ठीक है। किसको पुकारा? मेथिल ग्रुप को। तो मेथिल ग्रुप को पुकार लोगे, अपने आप आंसर तुम्हारा एथिल मेथिल का। इसके बाद लाइन पढ़ो, यही मिलेगा। इसके बाद यही ऑर्डर होगा, पढ़ो। क्या कह रहा है? सही है। इन्होंने ये कह रहा है कि मेथिल ग्रुप के अलावा अगर इससे बड़ा ग्रुप हो जाए, अगर इससे बड़ा ग्रुप हो जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने लगेगा। और किसके लिए बढ़ने लगेगा? एच बॉन्डिंग। जो पानी आज आसानी से आ रहा था टर्सरी इसके पास, आज जो साइज बढ़ने के पानी अपना रास्ता बदल लेगा, पानी अपना रास्ता बदल लेगा। मतलब एच बॉन्डिंग के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस बनने के वजह से किसके लिए दिक्कत कर रहा है? एच बॉन्डिंग बनने के लिए। मतलब कि एक भाषा में बोले तो अभी स्टेरिक हिंड्रेंस मेथिल के लिए नहीं था, जैसे ही इससे बिगर वाला ग्रुप लगा, इसके बिगर वाले ग्रुप लगने जो पानी आसानी से आ रहा है उसको ठेल रहा है, क्योंकि
ये भगा रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा होगा कि वीक होगा? वीक होगा। वही लाइन है, आगे बढ़िए। हाँ, वही एग्जाम्पल है जो मैंने लिखा है। तो ऑर्डर क्या दे रहा है? आपने, मैं ये पहले भी बता दिया हूँ, जब आपको एक्वस मीडियम में अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ जानना हो तो क्या मोनी, सोनी, सो गई मोनी? हाँ, आगे। इसका कहने का मतलब जब एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो हमें एक चीज़ों से डिसाइड नहीं कर सकते बल्कि बैरियर तीनों। हाँ, आगे बढ़िए। एच फॉलो करो। मिथाइल के लिए क्या इन्होंने बोला? एथाइल के लिए। तो वही तो है 2 डिग्री 2 जीरो के, बाकी मुझे पुकारना मेथिल। हाँ, मुझे पुकारना। हाँ, मेथिल के लिए वही तो है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो 2 पहले, फिर लास्ट में 0, बीच में हमको पुकारना मेथिल। मेथिल मीन्स M मतलब कि CH3, तो C फॉर 1, H फॉर 3, तो 1 3 2 1 3। याद करने वाली चीज़ है? नहीं, कहा याद नहीं करना, समझ लेना बस। याद क्या करोगे? हाँ, मुझे पुकारना उस समय याद करना एग्जाम में, जब आपको ऐसा मेथिल एथिल मिल जाए तो मुझे पुकारना मेथिल ग्रुप को कि अब आंसर क्या आएगा। अब वहाँ नहीं 3 डिग्री था यार कि 2 डिग्री था। एग्जाम में ऐसे ही होता ना, जैसे एग्जाम में बैठा, पढ़ भी नहीं रही, एक्वस दिया है नहीं, गैसियस दिया है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मैंने पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? अच्छा, ये बताए, अभी आप सभी बता रहे, सारे स्टूडेंट बात, जो इंटर पढ़े होंगे, ईमानदारी से बैठ जाए। अगर सच बताओ, ईमानदारी से बताना, जब आप इंटर में थे, अगर सच में पढ़े होंगे, हो सकता कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, अगर सच में पढ़े होंगे आपको बस इतना पता होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर ज़्यादा होता है, फिर एक बार रटे होंगे पानी में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यही आप पढ़े होंगे। अब बीच में भी आ गया है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 3 तब 0, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री फिर 0। किसके लिए है? एथिल के लिए है। तो कुछ कहने की बात है? सब एकदम एनसीईआरटी आपका, एनसीईआरटी का निचोड़ पूरी तरह 3 पेज आपका खत्म, कंप्लीट हो गया। पढ़ना भी नहीं है, यहाँ समझ लिए तो मुझे नहीं लग रहा पढ़ना। समरी हेडिंग डालिए, इसका समरी। जब आप नोट तैयार कर रहा हो तो समरी के लिए, जब आपको रिवीजन करने में काम आएगा, तो समरी हेडिंग डालिए। सब मरीन नहीं, समरी, SUMM ARY समरी। लिखिए बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम और इफ मीडियम नॉट स्पेसिफाइड। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम और मीडियम नॉट स्पेसिफाइड, और मीडियम नॉट स्पेसिफाइड। इसमें ए लिखिए, ए, इसमें ए लिखिए। ए में क्या है? CH3। ऑर्डर लिखिए। अब हम बताएंगे नहीं, अब सबका चेक करेंगे। इन एक्वस मीडियम शुरू हो गया, एक्वस मीडियम स्टेरिक हिंडेंस का यहाँ बात बनेगी, है कि नहीं? तो आप ऑर्डर पहला, यही आप ऑर्डर लिख के हमको बताइए। जल्दी जल्दी, क्या ऑर्डर क्या लिखें हम? यहाँ पहले क्या लिखूँ? सही है, फिर क्या आएगा? 1 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, फिर
0 डिग्री। ये हुआ किस में? मेथिल कंडीशन में। तो आप लोग लिखना कैसे, अगर लिखना हो तो लिखो CH3 का ट्वाइस NH। ये क्या है? CH3 मेथिल है ना, CH3 का ट्वाइस NH, यही है 2 डिग्री। फिर इन्होंने बोला 1 डिग्री मतलब CH3 NH2। फिर क्या लिखोगे? 3 डिग्री CH3 का N। फिर क्या लिखोगे? अमोनिया। यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट किसी को भी, चाहे नए बच्चे चाहे पुराने? यार तुम तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। क्या नाम है? अच्छा कल आए थे। कुछ समझ में आ रहा है? अभी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन गिनती आती है। तो गैस में क्या देखे? 3 2 1 गिनती आती है ना। उस दिन हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे थे ना, 100 से पीछे की तरफ। तो गैसियस में क्या सीधा कि पीछा? उल्टा गिनती गिने थे कि सीधा? गैस में कैसी गिनती थी? और साल्वेशन में कैसी गिनती थी? अगर साल्वेशन में भी अगर मेथिल ग्रुप एथिल ग्रुप हो तो कैसी गिनती थी? तो आज हम लोग हर तरफ से गिनती गिने हैं, मतलब कि केवल आज हम लोग, हाँ 20 नहीं, 20 पहुँचे ही नहीं। आज हम लोग सारी गिनती गिने, शुरू से अंतिम तक, अंतिम से शुरू तक, बीचों में गिने हैं। आज गिनती है तो गिने हो। अभी तक क्या गिने? गैसियस, जल्दी जल्दी बोलो। गैसियस गिनती गिनो, गिनती। गैसियस फेज इन एक्वस मीडियम, अगर इंडक्टिव फैक्टर हो तो, इन एक्वस मीडियम मेथिल ग्रुप हो तो गिनती गिनो यार। अगर मेथिल ग्रुप हो एक्वस मीडियम में तो क्या होगा? 2 1 3 0। देखो उल्टा सीधा सब गिन रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद क्या हुआ? एथिल ग्रुप लगा हो तो कौन सी गिनती? 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 0। हम लोग मिक्स भी गिनती गिने, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी गिने, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिनती। तो आज हम लोग मिला के पूरी क्लास का निचोड़ अगर समरी देखा जाए तो हम लोग गिनती गिने हैं बस। तो गिनती गिनने ना आया तो बेकार है यार। गिनती है तो गिने हो। एक बार 1 2 3, एक बार 3 2 1, एक बार ऐसे एक बार ऐसे फिर ऐसे। तब भी दिल न भरे, मेथिल एथिल को मिला दो। तब कौन सा कोड है? डबल ई में डबल एम। तब भी दिल न भरे तो सबको मिला दो, तो डबल ई में डबल एम। ठीक, तो इतना तक क्लियर। फिर अगला हेडिंग डालिए। समरी है, एक डब्बा बनाना, डब्बे में समरी। ये नहीं कि आधा पेज उधर आधा पेज इधर, नया पेज लेना डब्बे में। अरे हो जाएगा, उतना जगह दिख रहा है मुझे, उतने में सब खींच दो। नंबर है तो लिखना, गिनती है तो लिखना है। हो गया। बी डालिए। बी फॉर बॉल। यहाँ पे क्या? R = C2H5। अब गिनती गिनो बेटा, अब गिनती गिनो। इसके लिए सपोज मान लो R मैं था, मतलब R मेथिल मैं हूं, ये तुम्हारे पापा हैं। हम बोले, जब मैं मेथिल था मैं तुमसे ये बोला बेटा गिनती गिनो, तब अब मुझे कैसे बताओगे गिनती? हो गया, बस बस लास्ट है, समरी है, समरी है, समरी। तो सपोज मान लो ये मैं हूं, जब मैं पूछा बेटा गिनती गिनो मेरे नाम से, आज मेरे नाम से तुम्हें गिनती गिननी, तो कौन से गिनती गिनोगे? 2 को पहले रखो, 0 को पहले। मेरे नाम में यम है, एक ही है, और मेथिल है मतलब CH3 तो 3 है, तो 0 बाद में, 2 पहले, तो मेरे नाम की गिनती हो गई। अब मैं बोला आपके अपने पापा के नाम की गिनती गिनो। सपोज ये कोई काल्पनिक घटना है, समझ किया करो। अब मान लो तुम्हें गिनती गिनने के लिए बोल दे। कौन बोल रहा है अब? C2H5। C2H5 बोल रहा है कि अब मेरे अनुसार तुम गिनती गिन के बताओ। तो वो तो मिथिलेश के अनुसार हो गई गिनती की 2 1 3 0। एथिल करनी मेरे अनुसार गिनती गिन के बताओ, तो क्या बताओगे? 2 3 1 0। समझ में आया नहीं? तब कहीं कह रहे हो नहीं समझ में आता।
तो क्या कहोगे यहाँ पे, ये समरी है तो समरी की तरह लो। क्या हो गया, क्या लिखूं, 0 लिखना है कि नहीं, अब सही है। इसके बाद क्या लिखूं, इसके बाद 1, इसके बाद 2 0 को तो पहले ही क्लियर कर लो, 2 0 शुरू एंड लास्ट, 0 लास्ट, ये हो गया। फिर समरी में लिखिए, 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन इसमें भी लिख दीजिएगा जैसे उधर लिखा हूँ, लिख लेंगे ना वही लाइन यहाँ पे लिख देना, C2H5 का ट्वाइस ऐसे लिखना, C2H5 का ट्वाइस। हाँ चलिए, फिर लिखिए बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आंसर क्या जाएगा, 3 2 1 0। चलिए डब्बा करिए बंद, और नोट में आप लिखे हैं ना डबल ई में डबल एम। हाँ तो डबल ई में डबल एम, इतना याद रखना, डबल ई है, डबल ई में डबल ई में ठीक कोड हो गया। ये बताइए, अब शुरू करते हैं हम लोग, क्या शुरू करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। नई हेडिंग है और नए दिन पढ़ाएंगे। अभी बताइए क्या क्या पढ़ोगे, क्या बोले थे तुम लोग पढ़ाने के लिए? नहीं, अरे प्लांट फिजियोलॉजी बोले थे ना, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन कि प्लांट पढ़ना है? ह्यूमन इजी है, प्लांट टफ है, जो तुम्हारा मन करे। हाँ क्योंकि ह्यूमन इजी है, ह्यूमन तो मैं वैसे भी बता दूंगा जब कहोगे, तो ह्यूमन तो पढ़ा ही देंगे, तो कोई भी पढ़ा देगा। प्लांट फिजियोलॉजी क्या शुरू करूं, या ऐसे करो 2 दिन केमिस्ट्री कर दूं, 2 दिन प्लांट फिजियोलॉजी? हाँ 2 ही दिन नहीं रहता हूँ, आ जाता हूँ, 4 दिन तो हूँ। तो क्या करूँ पहले, तब यही चलने दूँ? हाँ सब लोग बायो कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, हाथ उठाएं एक बार, तो नए तो अभी पढ़े ही नहीं हमसे। हाँ नहीं, एक होता है मेजॉरिटी, तब शुरू करें ना। अच्छा वो दोनों हाथ उठाई है, इसी बहाने ये लोग अंगड़ाई भी ले रही हैं हाथ उठाने के बहाने। चलिए देखते हैं, तो हम लोग कल फिर वही केमिस्ट्री चले। हाँ अच्छा बायो के लिए, कि इधर अभी नए बच्चे हैं ना, नहीं जानते ना बायो हमारे बारे में। हाँ समझ सकता हूँ, तो बायो पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? तो लगातार कि 2 दिन 2 दिन में? लगातार ना, तो कल से शुरू करूं कि इस वीक पूरी केमिस्ट्री? हाँ क्या बालाजी, इसी में पढ़ा है, पढ़ूंगा क्या? बायोलॉजी बहुत खतरनाक है, केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं देता हूँ। केमिस्ट्री के लिए मुश्किल से, मतलब आज सुबह देखा हूँ बस, मुश्किल से आज सुबह ये नोट देखा हल्का सा बस, बाकी मसाला वसाला तो जानते हो डालना पड़ता है अपने से ही। हाँ समझाने के लिए, हंसाने के लिए। ये बताओ सारी चीज़ें समझ में आए कि नहीं, अब तक समझ में आ गया? क्या क्या पढ़े हो एक बार ईमानदारी से बता दो।
अगला चैप्टर है रेजोनेंस और द मेसोमेरिक इफेक्ट। एक होमवर्क है नए बच्चों के लिए, कल बताएंगे। अब कोई खिचड़ी नहीं करेगा। एक आपके स्ट्रक्चर ए है, एक आपके पास ए है, एक ए है, हम नंबरिंग करें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बाकी की बात में बात करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आपके पास ए है, ये भी आपके पास क्या है, तो यहाँ भी नंबरिंग करें 1 2 3 और एक 4। अगर हम बात करें तो अगर हम CH3 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 सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितनी है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉन, या बोले तो 154 पिको मीटर, NCERT में दिया है, NCERT, ठीक। और डबल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी लंबाई होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन। अगर पिकोमीटर की बात करें तो 134 पिकोमीटर। बदल लेंगे आप 10⁻⁻10, ठीक। तो बदल, अब इसके कहने का मतलब ये है कि इसकी बात करें लंबाई, सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो होती है 1.4 होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 होती है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1 और 2 के बीच, और फिर पूछ रहा हूँ 2 और 3 के बीच। यहाँ भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 और 2 के बीच और 2 और 3 के बीच किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, ये नए बच्चे बताएंगे। क्या भी बता सकते हो क्या, या होमवर्क रहेगा, पढ़ना थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ने चल रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो होती है 1.54 होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.34। मैं बोला आपसे क्वेश्चन दे दिया, ये 2 क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। मैं पूछ रहा हूँ कि 1 और 2 के बीच लंबाई कितनी होती है, 2 और 3 के बीच लंबाई। हमें बस कंपेयर करके बताइए 1 और 2 में, 1 और 2 में, 2 और 3 में किसकी लेंथ ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, क्या होता है, कल बताइएगा। क्या इसकी 1-2 झगड़ा कर रहे हैं आपस में, ये कह रहा नहीं यार मेरी लंबाई ज़्यादा, क्यों मैं सिंगल बॉन्ड हूँ। ये बी है, बी को मान ले, क्या झगड़ा लड़कियों में ज़्यादा होता है कि लड़कों में। अच्छा, लेकिन लड़कियों को लड़ते हुए कम देखा हमने ना, झगड़ा लड़कियों में ज़्यादा होता है लड़की में। तो मान लेते ए फॉर खुशी और बी फॉर साधना। अब साधना लड़ रही नहीं यार मेरा 1-2 के बीच जो बॉन्ड है ना वो ज़्यादा बड़ा है, और इधर ये लड़ रही नहीं यार, ए साधना 1 और 2 के बीच की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और ये साधना है कौन, खुशी कह रही कि नहीं जो 1 और 2 के बीच है बॉन्ड लेंथ कम है, और साधना कह रही नहीं 1-2 के बीच की जो बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये साधना कह रही है। दोनों आपस में लड़े भिड़े हैं। फिर 2-3 के बीच ये कह रहा है कि यहाँ पे मेरा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, लेकिन ये कह रहे नहीं है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, नंबरिंग वही है 1-2-3। तो 1-2 के बीच, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे, दोनों में क्या है आपस में, डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो किसको शो करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। 1 पॉइंट, ठीक है। तो लेंथ क्या होगा 1.39। इसका मतलब कि डबल बॉन्ड से कम कि ज़्यादा, ज़्यादा, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि इसकी जो लंबाई होती है 1.34 होती है, और इसको भी पता है इसकी लंबाई कितनी होती है 1.54 होती है। लेकिन अब ये कह रहा नहीं यार इसकी लंबाई जो होती है 1.54 होती, इसकी लंबाई होती है 1.34। हो गया झगड़ा आपस में।
तो अलग अलग दिख रहा है। तो इन्होंने अपने आप को सॉल्व करने के लिए क्या किया, इन्होंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, हम लोग जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड से क्लियर हो गया, सारे स्ट्रक्चर को इन्होंने समझा दिया, इस पूरे बेंजीन की स्ट्रक्चर को ही समझा दिया, केवल सिंगल स्ट्रक्चर, पूरी मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन कर दिया। एक सिंगल स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिड वाला जो होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर पूरे मॉलिक्यूल का नेचर बता दिया। और पूरे मॉलिक्यूल के नेचर बताने का मतलब कि इन्होंने ये देखा, स्ट्रक्चर करने के बाद ड्रा किया, और किससे हम लोग करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से जब हम लोग इसको चेक करते थे, इसकी लंबाई चेक किए, तो इसकी लंबाई निकल के आई कितना, ना वन सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज़्यादा। तो इसमें पार्शियल हो गया, ना ही ये सिंगल बॉन्ड है, ना ही ये डबल बॉन्ड है, तो है क्या चीज़ है, पार्शियल सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो मिला के कुल बात करें तो पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप होता है इसमें। तो पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप होता है बेंजीन रिंग में। तो हम बात करें, ना ही इसमें सिंगल ना ही इसमें सिंगल बॉन्ड है, ना ही इसमें डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड आज बेंजीन बना होता तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसकी लंबाई कितनी होती, 1.54। नहीं ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसके वजह से अगर हम लोग डबल बॉन्ड इसमें कहते कि इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड नहीं था इसमें, क्योंकि उसकी लंबाई उतनी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, 1.34। लेकिन जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से जब देखा गया, इसको एक्सरे से देखा गया, तो इसकी लंबाई कितनी निकल के आई, सारे बॉन्ड की लंबाई कितनी निकल के आई, 1.39। एक क्यों हुआ, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से। शॉर्टकट में हम लोग RH बोलेंगे, इसके बाद नहीं RS बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, RH। एक ये दोनों RS हैं, ये दोनों क्या है, RS हैं, और इससे वाला बनने वाला जो होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, RH होता है। या तो इसको और बढ़िया से लिखना हो तो बीच में क्या दे दो, अंडे दे दो। और तुम ये मत समझ लेना यार, अंडे नहीं, जीरो ऑक्सीजन भी मत समझ लेना, क्योंकि कुछ लोग बच्चे पूछ लेते हैं ना कि सर ये जो बेंजीन है, ये जो इसमें ऑक्सीजन आया है, लेकिन जब मैं फार्मूला पढ़ता हूँ तो C6H6 पढ़ता हूँ, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन कहाँ गया। तो ये ऑक्सीजन नहीं है, अंडा है। अंडा क्या है, हाइब्रिड है। इसी हाइब्रिड के वजह से बॉन्ड लेंथ की लंबाई लगभग पूरे बॉन्ड की इक्वल आई। कितनी आई, 1.39। कल का लेक्चर यही है, नहीं तो फिर ऐसा करते हैं, बायो बड़ी मेहनत करना पड़ता है। चलो आज के लिए बस इतना, होमवर्क रहेगा 3 डिग्री और है,